अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 83 ऑल कंजंक्शंस विद एग्जांपल्स। सबक नंबर 83 तमाम हरूफ अत्फ मा मिसाल। दोस्तों, इससे पहले हमने कंजंक्शन की तारीफ़ और अक़साम मिसालों के साथ समझा और मश्क किया और याद भी किया। आज हम कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले मशहूर अल्फाज को तफसील, मिसाल और तर्जमे के साथ जानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। कंजंक्शन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा समझ कर मश्क करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लफ्ज़ है कंजंक्शन का एंड। एंड का इस्तेमाल ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होता है। इसका माना और होता है। इसका एक कायदा याद रखना है कि जब एंड के साथ किसी दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, यानी एंड के साथ दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट के बीच में इसको जोड़ते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट को जमा यानी प्लूरल मानकर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जमा के एतबार से आता है, वाहिद के हिसाब से नहीं आता, सिंगुलर के हिसाब से नहीं आता। जैसे दो मिसालों से समझते हैं। साजिद एंड माजिद आर फ्रेंड्स। साजिद और माजिद दोस्त हैं। तो यहाँ पर साजिद एंड माजिद के बाद हमने साजिद को देखते हुए, पहले सब्जेक्ट को देखते हुए इज़ का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आर का, चूँकि हम दोनों को जमा मान रहे हैं, प्लूरल यानी जोड़ कर चल रहे हैं। इसी तरह राशिद एंड अतीक लिव इन लोहरदगा। राशिद और अतीक लोहरदगा में रहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ राशिद यानी एक पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हुए राशिद एंड अतीक लिव्स यानी लिव के आखिर में यानी वर्ब के आखिर में एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि चूँकि दो है तो राशिद और अतीक है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल माना जाएगा। ये एंड का को जोड़ने का तरीका रूल होता है। आगे बढ़ते हैं। बट के माना होता है लेकिन, बल्कि, सिवाय। इसका इस्तेमाल तीन मानी के लिए आमतौर पर किया जाता है। सबसे पहला है लेकिन, पर, मगर के माना में। लेकिन, पर, मगर। जैसे मिसालों से समझते हैं। ही इज़ रिच बट वेरी माइजर। वो अमीर है लेकिन बहुत कंजूस है। तो बट यहाँ पर लेकिन के माना में है। इस तरह ही इज़ नॉटी बट आई लाइक हिम। वो शरारती है लेकिन मुझे पसंद है, मैं उसे पसंद करता हूँ। दूसरा माना होता है बल्कि के माना में, दूसरा इस्तेमाल। जैसे ही इज़ नॉट फूल बट वाइज। वो बेवकूफ़ नहीं बल्कि अक्लमंद है। हम ऐसा बोलते हैं कि वो बेवकूफ़ नहीं बल्कि अक्लमंद है। खालिद वाज नॉट स्कोल्डेड बट बिटन। खालिद को डांटा नहीं बल्कि पीटा गया था। खालिद वाज नॉट स्कोल्डेड बट बिटन। खालिद को डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया था। तो यहाँ पर देखिए बल्कि के माना में है। अगला है तीसरा इस्तेमाल है सिवाय या अलावा के माना में। जैसे आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। मैं तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ, यानी तुम अपना घर को छोड़ दो, तुम्हारे घर को छोड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पर सिवाय और अलावा के माना में इस्तेमाल हुआ। इस तरह आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। मैं तुम्हें मारने के अलावा या मारने के सिवा कुछ भी कर सकता हूँ, यानी सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम्हें मार नहीं सकता। तो यहाँ पर सिवाय और अलावा के माना में इस्तेमाल हुआ है। अगला है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। इन चारों के मानी होते हैं क्योंकि, चूँकि, इसलिए के। क्योंकि, इसलिए के और चूँकि के माना के लिए आप फॉर, एज, सिंस, बिकॉज इनमें से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सिंस को जुमला के शुरू में, बिकॉज को बीच में, जुमला के बीच में, और फॉर और एज को दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीक़ा, एक कायदा होता है। जैसे अगर कहना हो, बोलना हो कि चूँकि वो बीमार था इसलिए नहीं आया, तो इसे कई तरह कह सकते हैं। सिंस ही वाज अनवेल सो ही डिडंट कम। सिंस ही वाज अनवेल सो ही डिडंट कम। सो नहीं भी लिखे फिर भी चलेगा, ही डिडंट कम भी हो जाएगा। इस तरह एज ही वाज अनवेल सो ही डिडंट कम। इस तरह फॉर ही वॉज अनवेल सो ही डिडंट कम। तो इसे हमने चार तरीक़ों पर बनाया। अब इसमें बिकॉज का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए कि ये शुरू में नहीं लगता है। अलबत्ता कभी कभी शुरू में आ भी जाता है, मगर शाज़ व नादिर ही, आमतौर पे इसका इस्तेमाल शुरू में नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह बोले, वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। अब इसे कई तरह बना सकते हैं। ही डिडंट कम बिकॉज ही वाज अनवेल।
दूसरा है ही डिडंट कम एज ही वॉज अनवेल। इस तरह तीसरा होगा ही डिडंट कम फॉर ही वॉज अनवेल। तो तीनों तरीके से हमने बना दिया। चूँकि बिकॉज का इस्तेमाल बीच में होता है इसलिए यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी बिकॉज का इस्तेमाल होगा। एक बात याद रखें कि फोर से पहले जब फोर को बीच में लाते हैं तो उससे पहले कॉमा लगाते हैं। अब इसमें सिंस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्यों? इसलिए कि सिंस का इस्तेमाल बीच में नहीं बल्कि शुरू में होता है। तो दोनों जुमलों का मफहूम एक ही है, बस तरीका बदल गया है। एक को कई तरीक़ों से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो, इवन, टू, एज वेल, आइदर। इन पाँचों के मानी होते हैं भी। पाँचों का माना एक ही होता है भी, यानी और भी मानी होते हैं लेकिन यहाँ पर भी के माना में इस्तेमाल होता है। कायदा क्या है? कायदा यह कि आम तौर पर ऑल्सो, टू और एज वेल इन तीनों का इस्तेमाल भी के माना में मुस्बत जुमला यानी जो पॉजिटिव और अफर्मेटिव, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन इवन का इस्तेमाल मुस्बत और मनफी दोनों जुमलों में होता है। इससे पहले जो है ऑल्सो, टू, एज वेल इन तीनों का इस्तेमाल अफर्मेटिव यानी मुस्बत जुमला में होता है। उसके अलावा जो इवन है उसका इस्तेमाल मुस्बत मनफी दोनों जुमलों में होता है। लेकिन सवालिया जुमला में इवन का इस्तेमाल नहीं होता है। जो सवालिया क्वेश्चन वाला होता है उसमें इवन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक आइदर की बात है तो इसका इस्तेमाल मनफी जुमला में होता है और सवालिया में भी कर सकते हैं। तो पहले तीन का मुस्बत में, उसके बाद इवन का मुस्बत मनफी दोनों में लेकिन सवालिया में नहीं, और जो आखिरी है आइदर उसका मनफी में भी कर सकते हैं, मनफी ही में किया जाता है, मुस्बत में नहीं किया जाता है, और सवालिया में भी कर सकते हैं। कायदा नंबर 2, दूसरा कायदा है कि जुमला में ऑल्सो का इस्तेमाल वर्ब से पहले होता है, यानी उसे वर्ब से पहले लाते हैं। अगर एक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब हो तो उनके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं ऑल्सो का, और अगर दो हेल्पिंग वर्ब हो तो पहले वाले के बाद ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बात करते हैं। इवन का इस्तेमाल अक्सर शुरू में होता है और टू, एज वेल, आइदर का इस्तेमाल अमूमन आखिर में होता है, जुमला के लास्ट यानी आखिर में आता है। आइए कुछ मिसालों से समझते हैं इन कवायद को देखते हुए। मुस्बत जुमलों की मिसाल, पहले जो मुस्बत यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की मिसाल देखते हैं। उर्दू है पहले, मैं भी अच्छा हूँ। अगर कहना हो मैं भी अच्छा हूँ तो अब देखिए इसे कई तरह बोल सकते हैं। आई एम ऑल्सो गुड। तो देखिए ऑल्सो का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के यानी एम जो है वो लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद है। इस तरह आई एम गुड टू, आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ, तो टू का इस्तेमाल देखिए आखिर में हुआ है। आई एम गुड एज वेल, एज वेल का इस्तेमाल देखिए आखिर में हुआ है। अब चौथा तरीका है इवन, आई एम गुड, सब का माना है मैं भी अच्छा हूँ, तो चूँकि इवन का इस्तेमाल शुरू में होता है और उसके बाद कॉमा लगाया जाता है। इवन, आई एम गुड, मैं भी अच्छा हूँ। दूसरी मिसाल है राशिद भी आया। इसे भी चारों तरह कह सकते हैं ऊपर की तरह। राशिद ऑल्सो कम केम, राशिद ऑल्सो केम। अब देखिए यहाँ जो है वर्ब से पहले आया है इसलिए कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं इसमें, तो वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए राशिद ऑल्सो केम, केम वर्ब है उससे पहले आया। इस तरह दूसरा होगा राशिद केम टू, तो टू का इस्तेमाल आखिर में होता है। इस तरह राशिद केम एज वेल, एज वेल का इस्तेमाल भी आखिर में होता है। और इवन राशिद केम, तो इवन का इस्तेमाल शुरू में होता है। सब का माना है राशिद भी आया। आप चारों तरह कह सकते हैं। चूँकि आइदर का इस्तेमाल मुस्बत में नहीं होता है अफर्मेटिव में, इसलिए यहाँ नहीं आया है, वो रह गया है। आगे बढ़ते हैं। मनफी जुमलों की मिसालें यानी जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी मिसालें। पहला उर्दू है, मैं भी अच्छा नहीं हूँ। अगर कहना हो मैं भी अच्छा नहीं हूँ, अब इसे दो तरह कह सकते हैं। इवन, आई एम नॉट गुड। इवन का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि मनफी में इवन का इस्तेमाल होता है, मुस्बत में भी होता है, तो ऊपर भी था यहाँ भी इसका इस्तेमाल हुआ है, और शुरू में किया इसलिए कि इवन शुरू में आता है। दूसरा तरीका बनाने का है कि आई एम नॉट गुड आइदर। आइदर का इस्तेमाल आखिर में होता है और मनफी में होता है। मनफी में इसका इस्तेमाल मनफी ही में होता है, मुस्बत में नहीं होता, तो दोनों तरह जुमला बन गया। मैं भी अच्छा नहीं हूँ। दूसरी मिसाल है, वो भी मेरे साथ नहीं है। इसके लिए भी इवन, ही इज़ नॉट विथ मी, और दूसरा तरीका होगा ही इज़ नॉट विथ मी आइदर। दोनों तरह बना सकते हैं। चूँकि मनफी जुमलों में इवन और आइदर का ही इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए यही दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर आया लिखा गया है। अगला है सवालिया जुमलों की मिसालें। एक तीसरा तरीका है सवालिया जुमलों की मिसालें। अब सवालिया जुमलों की मिसालों में अगर हमें कहना हो क्या तुम भी वहाँ नहीं थे, क्या तुम भी वहाँ नहीं थे,
तब इसे सिर्फ हम आइदर से बना सकते हैं, इसलिए कि इवन का इस्तेमाल मनफी में मुस्बत में दोनों में होता है लेकिन सवालिया में नहीं होता, और आइदर का इस्तेमाल सवालिया में मनफी में ही होता है लेकिन सवालिया में भी हो जाता है, मुस्बत में सिर्फ नहीं होता है। तो अब यहाँ पर एक ही रह गया है आइदर। इस तरह होगा वर यू नॉट देयर आइदर, क्या तुम भी वहाँ नहीं थे, क्या तुम भी घर पर नहीं थे। वर यू नॉट एट होम आइदर, क्या तुम भी घर पर नहीं थे। चूँकि मनफी सवालिया जुमलों में सिर्फ आइदर का इस्तेमाल हो सकता है इसलिए यहाँ बस वही आया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है एज। एज का माना होता है जैसा, के तौर पर, के नाते या की तरह, और भी कई तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2-3 मानी हैं, मिसालों से समझ लेते हैं हर एक को। एग्जाम्पल है आई डिड एज यू सेड, जैसा आपने कहा मैंने कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जैसा के माना में हुआ है आई डिड एज यू सेड, जैसा आपने कहा मैंने कर दिया। एज यू विश, जैसा आप चाहें या जैसी आपकी मर्ज़ी। आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर हेयर, मैं एक मैनेजर के तौर पर यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एज अ मैनेजर यानी एक मैनेजर के तौर पर, तो यहाँ पर के तौर पर के माना में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह अगली मिसाल है ट्रीट मी एज अ फ्रेंड, मेरे साथ एक दोस्त की तरह बर्ताव करो, यानी एक दोस्त के तौर पर बर्ताव करो। अगली मिसाल है एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी, उस्ताद होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, यानी ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये फ़ला फ़ला काम करूँ। एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी, उस्ताद होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है। तो चंद मिसालें हैं, उनसे आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों मानी के लिए इनका इस्तेमाल होते रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है एज ही से एज सुन एज या फिर द मोमेंट। एज सुन एज या द मोमेंट दोनों का माना होता है जैसे ही या जूँ ही, दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। एग्जाम्पल है जूँ ही वो आया मैं निकल गया, जूँ ही वो आया मैं निकल गया या मैं चला गया। अब इसे बोलेंगे एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, जो ही वो आया मैं निकल गया। या दूसरी तरह कर सकते हैं, कह सकते हैं द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट, दोनों इस्तेमाल होगा। अगली मिसाल है जैसे ही तस्लीम को पता चला कि वो अब नहीं रहे वो रोने लगा, किसी के बारे में पता चला कि वो अब नहीं रहे तो वो रोने लगा। द मोमेंट तस्लीम न्यू दैट ही इज़ नो मोर ही स्टार्टेड वीपिंग। अब यहाँ पर द मोमेंट की जगह आप एज सुन एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल सकते हैं एज सुन एज तस्लीम न्यू दैट ही इज़ नो मोर ही स्टार्टेड वीपिंग। अगली मिसाल है जितना जल्दी हो सके चले जाओ, लीव एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी मुमकिन हो, लीव एज सुन एज पॉसिबल। अगला है एज फार एज, इसका माना होता है जहाँ तक। अब इसका इस्तेमाल देखेंगे तभी समझ में आएगा मिसालों से। एग्जाम्पल है एज फार एज आई नो शी इज़ नॉट येट मैरिड, जहाँ तक मुझे मालूम है अब तक उसकी शादी नहीं हुई है। किसी के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ तक मुझे मालूम है अब तक उसकी शादी नहीं हुई है। दूसरी मिसाल है एज फार एज आई रिमेंबर ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, जहाँ तक मुझे याद है उसके 2 बच्चे हैं। एज फार एज आई रिमेंबर ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, जहाँ तक मुझे याद है उसके 2 बच्चे हैं। अगला है एज फार एज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंसर्न्ड, यानी एक तरीका है ये लिखने का कि एज फार एज लिखते हैं, उसके बाद कोई सब्जेक्ट लाते हैं, फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के एतबार से, और उसके बाद फिर आखिर में कंसर्न्ड CONCERNED का इस्तेमाल करते हैं, और इसका माना होता है जहाँ तक सवाल है। इसे हम यूँ समझते हैं कि हम अक्सर बोलते हैं कि जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है, जहाँ तक मेरी तालीम का सवाल है। बहुत तरह बोलते हैं कि जहाँ तक मेरी तालीम का सवाल है, जहाँ तक उसका सवाल है, जहाँ तक मेरे दोस्त का सवाल है, जहाँ तक मेरे जाने का सवाल है, इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सूरत में हम करते ये हैं कि एज़ फार एज़ के बाद कोई भी एक सब्जेक्ट लाते हैं जो बताना चाह रहे हैं, और चूँकि सब्जेक्ट आया है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी उसके मुताबिक लाते हैं, फिर कंसर्न आखिर में लिख कर आगे फिर जुमला बोलते हैं। जैसे मिसालों से समझ लेते हैं, एज़ फार एज़ माई स्टडी इज़ कंसर्न्ड आई एम ओनली 10th पास, यानी जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है। अब हमें बोलना था जहाँ तक
उसके लिए तो एज फार एज आ गया। मेरी पढ़ाई का सवाल है तो मेरी पढ़ाई के लिए माई स्टडी आ गया, और माई स्टडी एक सब्जेक्ट है तो उस थर्ड पर्सन है तो उसके साथ इज़ आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब कंसर्न फिर उसके बाद हमने लिख दिया। आगे था मैं 10वीं पास हूँ, यानी मैंने 10वीं पास की है, तो उसके लिए आई एम ओनली टेंथ पास, मैंने सिर्फ 10वीं पास की है। तो जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है तो मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, उसके आगे मैंने पढ़ाई नहीं की है, ये मतलब है। दूसरी मिसाल है एज फार एज माई फैमिली इज़ कंसर्न आई हैव 2 सन्स ओनली। जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, मेरे परिवार का सवाल है, तो मेरे सिर्फ 2 लड़के हैं। अब देखिए यहाँ पर जहाँ तक के लिए एज फार एज आया है और मेरी फैमिली का सवाल है तो माई फैमिली इज़ कंसर्न आ गया है, और उसके बाद आगे है कि मेरे सिर्फ 2 लड़के हैं, उसके लिए आई हैव 2 सन्स ओनली। तो बहुत ही आसान है। अगला एग्जाम्पल है एज फार एज माई गोइंग टू दिल्ली इज़ कंसर्नड आई विल डेफिनेटली गो। यानी जहाँ तक मेरे दिल्ली जाने का सवाल है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, यानी मैं जाकर रहूँगा। तो जहाँ तक के लिए एज फार एज आ गया, और मेरे दिल्ली जाने के लिए माई गोइंग टू दिल्ली ये एक सब्जेक्ट हो गया, इज़ आ गया सब्जेक्ट चूँकि थर्ड पर्सन है। उसके बाद कंसर्न हमने लिख दिया, और तो मैं जाकर रहूँगा यानी मैं ज़रूर जाऊँगा, तो आई विल डेफिनेटली गो। इस तरह बन गया एज फार एज माई गोइंग टू दिल्ली इज़ कंसर्नड आई विल डेफिनेटली गो। ये जुमलों के बीच में बहुत इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एज वेल एज। एज वेल एज का माना होता है साथ ही साथ। एग्जाम्पल है राशिद इज़ एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। राशिद तालीम याफ्ता है, साथ ही साथ उसके वालिदैन भी, यानी दो सब तालीम याफ्ता है। ही इज़ रिच एज वेल एज काइंड। वो अमीर है साथ ही साथ मेहरबान भी है, यानी वो अमीर भी है और मेहरबान भी है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है ही इज़ राइटर एज वेल एज स्पीकर। वो लिखारी है साथ ही साथ मुकर्रिर भी है, एक स्पीकर भी है। तो इस तरह बोलते हैं। कायदा इसमें एक ये है कि जब हमने ऊपर बताया था कि एंड के साथ 2 या ज़ायद सब्जेक्ट जोड़ा जाता है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों सब्जेक्ट को जमा मानकर जमा के एतबार से, प्लूरल के एतबार से आता है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब एज वेल एज या फिर विथ का इस्तेमाल 2 या ज़ायद सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए होता है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के एतबार से आता है। एंड में यह था कि दोनों को, तीनों जो भी आते हैं सबको प्लूरल मान लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। एज वेल में या एज वेल एज में या विथ में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके एतबार से हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं आगे, और उसी के एतबार से वर्ब भी लाते हैं। जैसे मिसालों से समझते हैं। एग्जाम्पल है तनवीर एंड आई आर ब्रेव। तनवीर और मैं बहादुर हैं, यानी तनवीर भी बहादुर है साथ साथ मैं भी बहादुर हूँ। ये तो है, होता है, हम आमतौर पे बोलते हैं तनवीर एंड आई आर ब्रेव, तनवीर और मैं बहादुर हैं हम दोनों। ये एंड का इस्तेमाल हुआ। तो चूँकि तनवीर एंड आई यानी 2 सब्जेक्ट है, इन दोनों का हमने प्लूरल मानकर आर लिख दिया, कोई मसला नहीं है। इस तरह अगला एग्जाम्पल है इसहाक एंड सिद्दीक लिव इन गुजरात। अब देखिए इसहाक एक है सब्जेक्ट है, सिद्दीक दूसरा है। इन दोनों को एंड ने जोड़ा था, इसलिए प्लूरल मानकर लिव वाहिद के एतबार से वर्ब नहीं लाए हैं, इस यहाँ पर नहीं लगाया हमने, बल्कि प्लूरल के एतबार से लिव लिखा है। इसहाक और सिद्दीक गुजरात में रहते हैं। अब इसे हम अगर एज वेल या विद के साथ इस्तेमाल करें तो किस तरह करेंगे? तो तनवीर एज वेल एज आई इज़ ब्रेव। तनवीर साथ ही साथ मैं भी बहादुर है, यानी मैं और तनवीर दोनों बहादुर हैं। तो यहाँ पर तनवीर के साथ एज वेल एज का इस्तेमाल किया, उसके बाद आई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल यानी आर नहीं आएगा, बल्कि तनवीर जो पहला सब्जेक्ट है उसके एतबार से इज़ आएगा, यहाँ पर जैसे आया है। दूसरी मिसाल है इसहाक एज वेल एज सिद्दीक लिव्स इन गुजरात। तो यहाँ पर चूंकि एज वेल का इस्तेमाल हुआ, इसलिए सब्जेक्ट जो पहला सब्जेक्ट इसहाक है उसके एतबार से लिव्स का इस्तेमाल हुआ है। चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए एस का इस्तेमाल हुआ है। तो पहले मिसाल में तनवीर पहला सब्जेक्ट है, उसके एतबार से हेल्पिंग वर्ब इज़ आया है, और दूसरी में इसहाक पहला सब्जेक्ट है और वाहिद गायब है, इसलिए वर्ब लिव्स आया है। अब विथ की मिसाल भी ले लेते हैं। टीचर विथ ही स्टूडेंट इज़ बिजी। उस्ताद अपने शागिर्द के साथ मसरूफ़ है। अब यहाँ पर
टीचर विथ हिज स्टूडेंट के बाद हमने आर नहीं लाया, ये समझते हुए कि टीचर एक सब्जेक्ट हुआ और स्टूडेंट दूसरा हुआ तो आर आना चाहिए, ऐसा सोचते हुए हम आर नहीं लाएंगे, बल्कि विथ के मामले में ये होता है कि जो पहला सब्जेक्ट यानी टीचर है उसके एतबार से लाएंगे। तो टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज़ लाए हैं। इसी तरह अगली मिसाल है आई विथ माई ब्रदर एम एट होम, मैं अपने भाई के साथ घर में हूँ। इसे दूसरी तरह भी बोलते हैं, ये तरीका थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। आप इस तरह भी कह सकते हैं आई एम एट होम विथ माई ब्रदर, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह बोलना हो अगर तो हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखा जाएगा। बाकी आइंदा सबक में आगे बढ़ते हैं। आज के सवाल नंबर 1। पहला सवाल है कि इन खाली जगहों में कंजक्शन के मुनासिब अल्फाज लिखे, यानी खाली जगहों को पुर करें। सबसे पहला है डिड यू नॉट गो देयर, यहाँ पर डैश डैश खाली है, आपको भरना है इवन, टू, ऑल्सो, आइदर, इन चारों में से कोई एक। दूसरा है आई वॉन्ट कम विथ यू, खाली जगह है, उसके बाद आई हैव नो टाइम, अब यहाँ पर बीच में सिंस, बिकॉज में से कोई एक भरना है। इस तरह तीसरा है ही इज़ नॉट बैड मैन, अब शुरू में क्या आएगा, खाली जगह है, तो आइदर, ऑल्सो, इवन, इनमें से जो भी आएगा वो आपको भरना है। चौथा है नासिर विथ हिज फ्रेंड, उसके बाद खाली जगह है गोइंग टू मुंबई, यहाँ पर आर आएगा या इज़ आएगा, ये आपको भरना है। पाँचवा है खालिद एंड आई, खाली जगह फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इज़ आएगा, एम आएगा या आर आएगा, खाली जगह वो आपको भरना है। दूसरा सवाल है सवाल नंबर 2, इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए, जुमले दिए जा रहे हैं, इनमें कंजक्शन के अल्फाज जो बताए गए उनका इस्तेमाल है। वो गोरी है लेकिन खूबसूरत नहीं है, ये कलम नहीं बल्कि पेंसिल है, ज़ैद कुछ भी कर सकता है लेकिन किसी का दिल नहीं दुखा सकता, चूँकि वो सो गया था, चूँकि वो थक गया था इसलिए सोने चला गया, चूँकि वो थक गया था इसलिए सोने चला गया। वो भी मेरे साथ नहीं है, क्या तुम भी घर गए थे, जैसा आपके वालिद साहब चाहें, मैं यहाँ एक मेहमान के तौर पर हूँ, जैसे ही वालिद साहब जाएं तुम घर आ जाना। अगला है तुम मेरे भाई हो, साथ ही साथ सबसे अच्छे दोस्त भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सिर्फ हाफिज़ हैं, जहाँ तक मेरी कमाई का सवाल है तो वो एक राज है। बता तो दोस्तों हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाक कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।